So today's topic is the peripheral joint mobilization. पीपीटी के थ्रू हम चलेंगे और जी सबको नजर आ रहा है पीपीटी? यस सर। ठीक है। अच्छा क्लास, पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इनिशियल डेफिनेशंस ये हैं कि आपने जॉइंट की जो रिस्ट्रिक्शन है और जो हाइपोमोबिलिटी है और जो पेन है, एडहीजन है, उसको कम करने के लिए आपने मैनुअल टेक्निक्स यूज करनी है और उन मैनुअल टेक्निक्स को आप मोबिलाइजेशंस कहते हैं। तो मोबिलाइजेशंस का मतलब है कि जॉइंट को आपने पैसिवली मोबिलाइज करना है। ठीक है, प्रीवियसली हमने 2 लेक्चर 2 यूनिट्स पढ़े हैं जिनमें मोस्टली प्रैक्टिकल था। इसमें भी मोस्टली प्रैक्टिकल है, लेकिन थ्योरेटिकल कंपोनेंट को हम इसमें साथ कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पैसिव रेंज ऑफ मोशन आपने पढ़ा और स्ट्रेचिंग पढ़ा, थ्योरी पढ़ ली है और उसके साथ आपने प्रैक्टिकल इसका बाद में करना है। तो आज का आपका टॉपिक पेरिफेरल जॉइंट है, मोबिलाइजेशन है। इसमें दो हैं, ठीक है। एक तो है कि आपका जो पेरिफेरल के पैरेलल जो जॉइंट मोबिलाइजेशन है वो आपकी सेंट्रल जॉइंट मोबिलाइजेशन होती है, मींस आपके वर्टिब्रल जॉइंट मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो वर्टिब्रल जॉइंट मोबिलाइजेशन आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें शामिल है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपकी पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं ये आज जो हमने पढ़ने हैं, जो आपके कोर्स कंटेंट्स हैं। ठीक है, मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशंस की डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे, फिर सेल्फ मोबिलाइजेशन देखेंगे, ऑटो मोबिलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, फिर मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट देखेंगे, फिर फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स देखेंगे, फिर एक्सेसरी मूवमेंट्स देखेंगे, फिर थ्रस्ट देखेंगे, मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया देखेंगे और फिर मसल एनर्जी टेक्निक्स देखेंगे। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जॉइंट मोशन क्या है, यानी कि आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, जिसमें आप ये देखेंगे कि जॉइंट के अंदर जब आप मोबिलाइजेशन करवा रहे हैं तो जॉइंट के अंदर से क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या मूवमेंट्स हो रही हैं जॉइंट्स के अंदर, आप वो देखेंगे। और उसके बाद एंड में आप देखेंगे कि इंडिकेशंस क्या हैं फॉर जॉइंट मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में जो आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं तो ये बेसिकली मोबिलाइजेशन ही कर रहा है। फर्स्ट टॉप राइट पे जो पिक्चर है इसमें वो एल्बो मोबिलाइज कर रहा है, फिर टॉप लेफ्ट पे जो है उसमें वो एंकल मोबिलाइज कर रहा है, फिर बॉटम राइट पे वो नी मोबिलाइज कर रहा है और फिर वो लंबर मोबिलाइज कर रहा है। तो ये आज के आपके कोर्स कंटेंट्स हैं। अब देखो कि इसके यूजेस क्या हैं और ये क्या है। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन इज बेसिकली द मैनुअल थेरेपी टेक्निक। मैनुअल थेरेपी आपका एक सेपरेट सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये इसमें भी फिट हो जाता है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस में, जो कि मोबिलाइजेशंस हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं? दीज आर द मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू मॉड्यूलेट पेन and treat joint impairments that limit range of motion by specifically addressing the altered mechanics of the joint। ठीक है, और altered joint mechanics किस वजह से हो सकती हैं? मे बी ड्यू टू पेन एंड मसल गार्डिंग, joint effusion, contractures or adhesions in the joint capsules or supporting ligaments or aberrant joint motion। ठीक है, तो ये हैं जी इसकी यूजेस, यानी कि किन कंडीशंस में ये आपकी जो पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं या मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स हैं, ये किन कंडीशंस में यूज हो जाती हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आप देख लें कि क्या है। इसमें दो चीजें हैं कि दे आर स्किल्ड। ठीक है, स्किल्ड का मतलब है कि एक्यूरेटली डायरेक्टेड एंड डिटरमिन्ड होता है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी डिटरमिन्ड होती है। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड वेरी सोफिस्टिकेटेडली। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपने पैसिवली जॉइंट को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट।
तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि दे आर द passive skilled manual therapy techniques applied to joints and related soft tissues and at various speeds and amplitudes using physiological or accessory motions for therapeutic purposes. ठीक है, ये mobilizations की definitions हैं। और इसकी टाइप्स में आ जाएगा, एक हाई वेलोसिटी थ्रस्ट भी है जिसको आप थ्रस्ट मैनिपुलेशन भी कहते हैं, लेकिन ये आप प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि ये एक पोस्ट ग्रेड की रेफरेंस से आपकी बुक लिखी गई है, तो इस वजह से ये आप पढ़ तो लोगे लेकिन इसको परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुपरविजन की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और जाहिर है कि अंडर ग्रेड लेवल पे आप इसको नहीं परफॉर्म करोगे। सिंपल सा इसका आप ये देख लो कि एडहेरेंस को ब्रेक करने के लिए एट द एंड ऑफ द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन जो थ्रस्ट है वो अप्लाई किया जाता है, यानी कि हाई वेलोसिटी शॉर्ट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये दो इसकी बेसिक्स हैं कि हाई वेलोसिटी शॉर्ट एम्पलीट्यूड इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हाई वेलोसिटी थ्रस्ट था, और उसके बाद है सेल्फ मोबिलाइजेशन। सेल्फ मोबिलाइजेशन को आप ऑटो मोबिलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप खुद से अपने जॉइंट को मोबिलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल है। ये सेल्फ मोबिलाइजेशन करना इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, इसको करने के लिए आप जो पेशेंट है उसको काफी इंटेलिजेंट होना पड़ता है, और उसको जो टेक्निक रिलेटेड नॉलेज है वो होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द सेल्फ मोबिलाइजेशन और द ऑटो मोबिलाइजेशन टेक्निक। इसके बाद जो जॉइंट मोबिलाइजेशन में थर्ड टेक्निक है वो एक मैनुअल थेरेपिस्ट एंड साइंटिस्ट थे, मुलिगन। उन्होंने भी इसको एडवाइस किया था। दे वर द मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, या MWM टेक्निक भी इसको आप कहते हैं, इज द कंकरेंट एप्लीकेशन ऑफ सस्टेन्ड एक्सेसरी मोबिलाइजेशन अप्लाइड बाय अ थेरेपिस्ट। यानी कि इसमें मोबिलाइजेशन भी हो रही होती है और उसके साथ मूवमेंट भी हो रही होती है। ठीक है, तो यानी कि मोबिलाइजेशन पेशेंट अपना थेरेपिस्ट करवा रहा होता है, और जो मूवमेंट है वो जो पेशेंट है वो खुद कर रहा होता है, या समटाइम्स मोबिलाइजेशन और जो मूवमेंट है वो दोनों कंपोनेंट जो है वो थेरेपिस्ट ही करवा रहा होता है। ठीक है, तो इसमें दो आ गए। ये न्यूजीलैंड के थेरेपिस्ट थे मुलिगन, इस वजह से मैंने NZ लिखा हुआ है। तो mobilization with movement can be performed either by the patient and therapist or by the therapist himself। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ये भी थोड़ी सी मुश्किल है, और जाहिर है जब हमारा ऑन कैंपस प्रैक्टिकल कंपोनेंट स्टार्ट होगा तो उसमें हम इनको डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, physiological movements are the movements the patient can do voluntarily, जैसे फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड रोटेशन है। ये भी मोबिलाइजेशन का ही पार्ट समझी जाती हैं, क्योंकि इसमें भी जॉइंट की जो मूवमेंट है, जॉइंट की जो मैकेनिक्स है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। और दो टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं, एक ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स है और एक आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स है। तो जो बोन्स की मूवमेंट्स हैं, बिग बोन्स की मूवमेंट्स हैं, उसको आप ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स कहते हो, और जो इनसाइड द जॉइंट मूवमेंट्स हो रही होती हैं उसको आप आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स कहते हो। ठीक है, तो ये ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स बोन्स की मूवमेंट्स हैं, और आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स बोन्स के रिलेटेड साथ जो स्मॉल जॉइंट्स हैं या जो बिग जॉइंट्स हैं उसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको आप कहोगे कि दे आर दी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। सर इसकी कोई एग्जांपल दे दें, आर्थ्रो और ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स की एग्जांपल आगे जब आप पढ़ोगे स्लाइड्स तो उसमें आएंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग। रोलिंग, स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग एंड स्पिनिंग, ये चार एग्जांपल्स हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स की। जो आगे वाली स्लाइड्स हैं उसमें इसकी एग्जांपल्स आएंगी, इस वजह से मैंने इसको इतना
अभी इलेबोरेट नहीं किया, सिंपल इसको थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। इसके बाद है एक्सेसरी मूवमेंट, ठीक है। एक्सेसरी मूवमेंट्स यानी कि वो मूवमेंट्स हैं जो जॉइंट्स में तो नहीं होती, लेकिन जो जॉइंट के सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज हैं या कोई बर्साज वगैरह हैं उसमें हो रही होती हैं। इसकी क्लासिकल एग्जांपल ये है कि जब आपका क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्वाड्रिसेप कंट्रैक्शन के साथ जो आपकी पटेला है उसकी मूवमेंट है, उसको आप एक्सेसरी मूवमेंट कहते हो। अगर आपका पटेला जो है अगर वो स्टिफ है, वो मूवमेंट उसमें प्रॉपर नहीं हो रही, तो आपका जो क्वाड्रिसेप है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और प्रॉपर फोर्स ट्रांसमिट नहीं होगी और प्रॉपर एक्सटेंशन ऑफ द नी नहीं होगी। तो ये एक्सेसरी मूवमेंट्स को भी आपने ख्याल में रखना है व्हेन यू विल डू द जॉइंट मोबिलाइजेशन। और आपने देखना है कि कौन सा जॉइंट है, इसमें एक्सेसरी मूवमेंट्स कौन सी हैं, ठीक है। एक्सेसरी मूवमेंट्स का मतलब है अलाइड मूवमेंट्स, मूवमेंट्स विच आर नॉट प्राइमरीली प्रेजेंट इनसाइड द जॉइंट। जैसे नी जॉइंट की एक्सटेंशन में, जॉइंट में जो रोलिंग, ग्लाइडिंग और जो मोबिलाइजेशन हो रही है वो तो नी जॉइंट के अंदर हो रही है, लेकिन चूंकि पटेला उसके ऊपर पड़ा है तो उसकी भी मूवमेंट जरूरी है। अगर पटेला प्रॉपर मूव नहीं करेगा तो वो फिर आपकी जो नी एक्सटेंशन है वो प्रॉपर नहीं होगी। खुदा ना खास्ता अगर किसी पेशेंट का पटेला फ्रैक्चर हो जाता है और पटेला की वायरिंग हो जाती है तो उस सिलसिले में जो नी पे एक्सटेंशन है वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा है कंपोनेंट मोशंस, ठीक है। कंपोनेंट मोशंस वही हैं कि जिस पे आपका वॉलंटरली कंट्रोल तो नहीं होता लेकिन वो हो जाती हैं, ठीक है। ये इसको सिनोनिमसली विद एक्सेसरी मूवमेंट्स भी इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब आपने ग्लिनो-ह्यूमरल रिदम पढ़ा था बायोमैकेनिक्स में तो उसमें आपने पढ़ा था कि ह्यूमरस की मूवमेंट के साथ साथ आपके जो स्कैपुला है उसकी भी मूवमेंट होती है। और फर्स्ट 30 डिग्रीज में ये रेशो होती है 1:5 और फिर ये रेशो 1:2 हो जाती है। ये ग्लिनो ह्यूमरल रिदम में आपने जो कंपोनेंट मोशंस हैं ये पढ़ी थी। एंड दीज मोशंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द मोबिलाइजेशन। देखिए अगर आप कोई शोल्डर की मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और आपने प्राइमरीली फोकस रखा हुआ है ओनली ऑन द ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट, तो ग्लिनो-ह्यूमरल जॉइंट को ही आप मोबिलाइज कर रहे हो, आप स्कैपुला को, आप क्लेविकल को, एसी जॉइंट को और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को एड्रेस नहीं कर रहे, आप उनकी कंपोनेंट मोशंस को एड्रेस नहीं कर रहे, देन यू विल नॉट गेट योर गोल्स, ठीक है। ये हैं जी आपकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मैंने आपको बताई थी, आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सरकमडक्शन और रोटेशन है, ठीक है। और जो मूवमेंट्स इनसाइड द जॉइंट हो रही हैं उनको आपने कहना है कि दे आर द आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। और वो कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं? दे आर द डिस्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग, कंप्रेशन, रोलिंग एंड स्पिनिंग ऑफ द जॉइंट surfaces, ठीक है। Or the term arthrokinematics is used when these motion of the bone surfaces within the joint are described, ठीक है। तो एक तो मैक्रो लेवल पे मूवमेंट हो रही है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और एक इनसाइड द जॉइंट वो जो मूवमेंट हो रही है उसको आपने आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स कहना है। इसके बाद एक और टर्म आ जाती है जिसको आपने कहना है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया। ये सर्जन परफॉर्म करता है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, या सर्जन विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, और एनेस्थीसिया विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, ठीक है। या सर्जन करेगा या थेरेपिस्ट अकेला भी कर सकता है अंडर एनेस्थीसिया। इसमें आपने फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव करनी है, मरीज बेहोश है तो ये उस कंडीशन में की जाती है जहाँ के मरीज बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता टू द
मोबिलाइजेशंस, ठीक है। आप पेशेंट को मोबिलाइजेशंस करवाई जा रहे हो लेकिन उसकी जो रेंज है वो नहीं बढ़ रही, उसका पेन नहीं कम हो रहा, तो जॉइंट रिस्ट्रिक्शन रिमूव करने के लिए आप उसको बेहोश कर दोगे और बेहोश करके आप उसको मैनिपुलेशंस करोगे और इसको आप कहोगे कि मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया है ये। इसके अलावा क्लास ये भी एडवांस टेक्निक्स हैं, मसल एनर्जी टेक्निक्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये क्या टेक्निक्स हैं कि इसमें आप मसल को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हो इन कंट्रैक्शन, और आप जब मसल को एक खास डिग्री पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसके फिर आप स्टेबलाइज करते हो मसल को, फिर मसल जब रिलैक्स करता है तो फिर आप सर्टन मूवमेंट्स करते हो, ठीक है। तो उसको आप मसल एनर्जी टेक्निक्स कहते हैं। ये बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है मसल एनर्जी टेक्निक का, अगर आपके इस चैप्टर में शामिल हुआ तो मैं आपको इसका थोड़ा टच दे दूंगा। ये भी ज्यादा प्रैक्टिकल है इसका, लेकिन ये चूंकि थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए ये भी जो मसल एनर्जी टेक्निक है ये भी जरूरी है। ये क्लास वैसे ही टेक्निक्स हैं जैसे पीएनएफ है ना, होल्ड रिलैक्स और एगोनिस्ट रिलैक्स्ड विद कंट्रैक्शन, ये भी वैसी ही एक टेक्निक है, मसल एनर्जी टेक्निक भी इसको कहा जाता है। ये है जी आपकी ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, ठीक है। स्विंग जो मूवमेंट है, स्विंग झूले को कहते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द बोनी लीवर इज कॉल्ड स्विंग एंड इज क्लासिकली डिस्क्राइब्ड एज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड रोटेशन, ठीक है। Motion of the bone surfaces in the joint in a various combination of rolling and sliding or spinning, ठीक है। तो स्विंग आपकी ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स के रेफरेंस से आती है और जो रोलिंग, स्लाइडिंग और स्पिनिंग है वो आपकी आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स के रेफरेंस से आती है। अब हम रोलिंग, स्लाइडिंग और स्पिनिंग को डिस्कस करते हैं। रोल, तो सिंपल सा इसका फार्मूला याद रखो रोल का। आप जैसे बॉल को रोल कर रहे हो एक सरफेस पे, ठीक है, तो जॉइंट इस तरह रोलिंग करता है कि बोथ सरफेसेस मीट न्यू पॉइंट्स, ठीक है। अब बॉल बॉल की भी न्यू सरफेस है और जो फर्श है उसकी भी न्यू सरफेस है, तो बोथ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। मूवमेंट हो रही है और बोथ सरफेसेस के जो न्यू पॉइंट्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं। न्यू पॉइंट्स ऑन वन सरफेस मीट न्यू पॉइंट्स ऑन द अपोजिंग सरफेस, ठीक है। और इससे जो है जॉइंट के अंदर रोलिंग होती है और रोलिंग की वजह से स्विंग की मूवमेंट पूरी बोन की हो जाती है। और रोलिंग हमेशा जो है वो सेम डायरेक्शन में अपना, इन द सेम डायरेक्शन एज द स्विंगिंग बोन मोशन, ठीक है। यानी कि अगर एंटीरियरली आपकी बाजू फ्लेक्शन कर रही है तो आपका जो रोलिंग है जॉइंट के अंदर, जो आपका कन्वेक्स सरफेस है बॉल ऑफ ह्यूमरस, वो भी एंटीरियरली जाएगा। अगर पोस्टीरियरली आपकी बोन जा रही है तो आपका जो बॉल ऑफ ह्यूमरस है या ह्यूमरल हेड है वो भी पोस्टीरियरली जाएगा। यानी कि रोलिंग इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। इसके बाद आ जाता है स्लाइड ग्लाइड। स्लाइड ग्लाइड का मतलब है, इसको स्लाइड भी कहते हैं और ग्लाइड भी कहते हैं, कि द सेम पॉइंट ऑन द सरफेस कॉन्टेक्ट्स विद द न्यू पॉइंट्स ऑन द अपोजिंग सरफेस, ठीक है। अब मैंने आपको बॉल की एग्जांपल दी थी कि बॉल एक फर्श पर जा रहा है। अगर आप बॉल की जगह एक बॉक्स रख दो और बॉक्स को अगर आप फर्श पे घसीटोगे तो बॉक्स की तो सरफेस सेम रहेगी, वो नहीं चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि वो घूम नहीं रहा। लेकिन न्यू पॉइंट्स कहाँ पे उसको मिलेंगे, जो फर्श क्या है, फर्श है वो उसको न्यू पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो प्योर स्लाइडिंग डज नॉट अकर इन जॉइंट बिकॉज द सरफेस आर नॉट कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट। द डायरेक्शन इन विच स्लाइडिंग अकर्स डिपेंड्स ऑन वेदर द मूवमेंट सरफेस इज कनकेव और कन्वेक्स। ये थोड़ा सा फार्मूला याद रखो, ये बल्कि नोट करो। कनकेव इज इक्वल टू सेम एंड कन्वेक्स इज इक्वल टू ऑपोजिट, ठीक है। यानी कि स्लाइडिंग इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन इफ द मूविंग सरफेस इज कन्वेक्स, ठीक है। तो इफ द मूविंग सरफेस इज कन्वेक्स तो स्लाइडिंग जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी।
and sliding is in the same direction as the angular movement of the bone if the moving surface is concave. ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये मैं आपको एंड में अपना वो शेयर करूंगा व्हाइट बोर्ड, तो उसमें मैं आपको ये कनकेव कन्वेक्स रूल भी इसको कहते हैं, ये केल्टन बॉर्न का रूल है, तो ये मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। ये रोलिंग को थोड़ा सा उसने और एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जाहिर है कि एक साइड पे आप एक बॉल एक सरफेस के ऊपर अगर रोल कर रहा है तो एक साइड पे उसके कंप्रेशन होगा और एक साइड पे उसकी सेपरेशन होगी। ठीक है, तो जॉइंट्स के अंदर जो रोलिंग सरफेसेस हैं उनका एक साइड पे कंप्रेशन होता है और फिर एक साइड पे सेपरेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये देखें क्लास, ये आपको जो तस्वीर नजर आ रही है तो ये आपको एंगुलर मूवमेंट हो रही है बोन की, और इसमें जो ए फिगर है इसमें रोलिंग हो रही है, यानी कि न्यू सर्फेसिस आर मीटिंग विद द न्यू सर्फेसिस ऑफ द अदर बोन। ठीक है, और ये जो ए में जो नीचे वाली बोन है वो इस तरफ जा रही है लेफ्ट साइड पे और ऊपर वाली बोन घूम रही है। ठीक है, तो दोनों मूवमेंट्स घूम रही हैं, इस वजह से इसको आप रोलिंग कहोगे। और दूसरी स्लाइड है कि जिसमें सिर्फ देखो एक बोन मूव कर रही है, जो नीचे वाली बोन है जिसपे डॉट लगा हुआ है वो मूव नहीं कर रही। तो ये रोलिंग और स्लाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। सर ये एक साथ हो रही हैं दोनों मूवमेंट? नहीं, ये एक साथ नहीं हो रही, ये ए और मूवमेंट है और बी और मूवमेंट है। ठीक है, देखो दोनों की ज्वाइंट सर्फेसिस डिफरेंट है। ये उसने एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन किया, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। जी क्लास, इसके लास्ट में जो आपकी आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स है उसकी एग्जांपल लास्ट में आ जाती है स्पिनिंग की। ठीक है, और स्पिन की मूवमेंट्स में क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन बोन स्पिनिंग और अदर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। देखो जैसे आपका रेडियल हेड है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है, तो उसमें स्पिनिंग की मूवमेंट होती है। स्पिनिंग एक कहते हैं घूमने को, रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो आपकी ये देखो ज्वाइंट सरफेस जो है विद इन द अदर सरफेस वो अगर रोटेट कर रही है तो उसको आपने कहना है कि वो स्पिन कर रही है। जिस तरह लाटू घूमता है ना, तो लाटू के घूमने को आप स्पिनिंग कहते हो, तो इसी तरह आप इसके घूमने को भी आप स्पिनिंग कहोगे कि जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर घूम रही होती है तो उसको आप कहोगे कि दिस इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। अच्छा जी, इसके बाद क्लास ये आपकी टेक्निक्स हैं मैनुअल थेरेपी की या जॉइंट मोबिलाइजेशंस की टेक्निक्स हैं कि जिनमें जो है अपना डिस्ट्रैक्शन है वो की जाती है, सेपरेशन ऑफ जॉइंट सरफेसेस। यानी कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपने पेरिफेरल जॉइंट मोबिलाइजेशन में जब दो सर्विसेज को ट्रैक्शन अप्लाई की है या डिस्ट्रैक्ट किया है तो ये माइल्डर फॉर्म है, तो उसमें जो जॉइंट सरफेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज अपना एक दूसरे से सेपरेट हो गई है। ठीक है, अब बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आप मैनुअली इसको करते हो, ठीक है, अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन, और बाज़ औक़ात ये डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद हो जाती है। मतलब आपने अगर 5 kg का वेट अपने शोल्डर पे उठाया हुआ है तो वो खुद ब खुद अपना वो आपके जो शोल्डर है उसको वो डिस्ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शन है कि जो नेचुरली हो जाती है। ठीक है, इसको आप जॉइंट सेपरेशन भी कहते हैं। अब देखो कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशंस की इंडिकेशंस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और ये कहाँ कहाँ पर आपकी जो जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं ये यूज होती हैं। तो ये आप देख लें कि ये पेन में मसल गार्डिंग में, पेन और मसल गार्डिंग का मतलब है कि मसल स्पेजम में है, और उसकी गार्डिंग का मतलब है कि मसल गार्ड हुआ हुआ है, वो मूवमेंट को परमिट नहीं कर रहा।
तो उसको आप यहाँ स्पेजम में है, तो उसमें जो जॉइंट मोबिलाइजेशन है वो हो रही है, और कैन बी ट्रीटेड विद जेंटल जॉइंट प्ले टेक्निक्स टू स्टिमुलेट द न्यूरोफिजियोलॉजिकल एंड मैकेनिकल इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये है जी मोबिलाइजेशंस की डेफिनेशंस। और उसके बाद है न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये भी न्यूरोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आते हैं कि स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेटरी एंड डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट्स। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस और डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट्स ये भी मैकेनोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो आपका पेन का स्टिमुलस है वो कम होता है, और ये एट द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन स्टेम लेवल पर जाकर ये रिएक्ट करती हैं, यानी कि अ, उस लेवल पे जाके इसका जो इफेक्ट है वो आना शुरू हो जाता है स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेटरी डिस्ट्रैक्शंस का। ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट्स क्या हैं, इंडिकेशंस। अच्छा, इस इंडिकेशंस क्या हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड डिस्ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स आर यूज्ड टू cause synovial fluid motion which is the vehicle for bringing nutrients to the avascular portions। ठीक है, तो ये मैकेनिकल इफेक्ट्स का मतलब है कि आप जॉइंट मोबिलाइजेशन कर रहे हो और उस जॉइंट मोबिलाइजेशन की वजह से लुब्रिकेशन हो रही है, जो जॉइंट फ्लूइड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनसाइड द जॉइंट, और वो चीज न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में आपकी हेल्प कर रही है आपको। ठीक है, तो ये इसके आएंगे मैकेनिकल इफेक्ट्स। जाहिर है मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपको बताया है कि अगर हाइपोमोबिलिटी है मींस के जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो कम है ड्यू टू कैप्सुलर और लिगामेंटस टाइटनेस, या हाइपोमोबिलिटी और लिगामेंटस टाइटनेस की वजह से जो हाइपोमोबिलिटी है, तो उसमें भी आपकी जो जॉइंट मोबिलाइजेशन है वो लूज होती है, और सस्टेन्ड और ऑसिलेटरी स्ट्रेच फोर्स आर यूज्ड टू डिस्टेंड द शॉर्टेंड टिश्यू मैकेनिकली। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव लिमिटेशन जो है उसमें भी ये यूज होती हैं, जो आपकी जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक है। प्रोग्रेसिव लिमिटेशन का मतलब है कि जैसे आप हेमीप्लीजिया हो गया है किसी मरीज को, या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया है, या ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है, तो ग्रेजुअली उसकी जो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है वो कम होती जाती है। तो उसको सही करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए जो टेक्निक यूज होती हैं उनको भी आप जो जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स कह सकते हैं। इसके अलावा फंक्शनल इमोबिलिटी में भी आपकी जो जॉइंट मोबिलाइजेशन है वो यूज होती है। ठीक है, यानी कि काफी अरसे से आपका जॉइंट इमोबाइल था, आपका शोल्डर जॉइंट स्लिंग के अंदर आफ्टर फ्रैक्चर इमोबाइल था, तो अब आपने शोल्डर जॉइंट को फंक्शनल करना है ताकि वो अपनी जो एक्टिविटीज है उसको कर सके, और उसको फंक्शनल करने के लिए आप जो है वो करोगे, जॉइंट मोबिलाइजेशंस करोगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल द फॉर टुडेज लेक्चर। तो ये मैं थोड़ा सा आपको एंड वाले जो इंडिकेशन है मैं दोबारा से आपको लेक्चर रिवाइज कर देता हूँ। रोल स्पिन ग्लाइड था, स्पिन डिस्ट्रैक्शन, ये जी पेन के लिए, मसल गार्डिंग के लिए आपने करना है, फिर आपने मैकेनोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए करना है, फिर आपने जॉइंट के अंदर लुब्रिकेशन इंक्रीज करने के लिए करना है, फिर आपने हाइपोमोबिलिटी डिक्रीज करने के लिए करना है, फिर आपने प्रोग्रेसिव लिमिटेशन करने के लिए करना है, डिक्रीज करने के लिए, और फिर फंक्शनल इमोबिलिटी आपने करने के लिए ये जो जॉइंट मोबिलाइजेशंस हैं ये आपने करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर आज के लेक्चर के हवाले से किसी को कोई चीज समझ नहीं आई देन ही और शी कैन आस्क। सर एक क्वेश्चन था। जी पूछे। सर जितने भी हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं, आवाज आपकी कम आ रही है। सर अभी भी कम आ रही है।
अब ठीक आ रही है, आप बोलें। सर जितने भी हमने ये टेक्निक्स पढ़ी है मोबिलाइजेशन की, इसके लिए कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है कि इनको कब यूज करना है, तो अभी मतलब हमने टेक्निक्स नहीं पढ़ी हैं, अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उनकी जो टाइप्स हैं वो पढ़ी हैं। जो मसल एनर्जी टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा है, जो प्रॉपर टेक्निक्स हैं वो अभी हमने नहीं पढ़ी। जी आपका क्वेश्चन क्या है? कि स्पेसिफिक वैसे तो पता है इंडिकेशंस क्या है, लेकिन स्पेसिफिक के कोई टेक्निक कब यूज करनी है ये हमें कैसे पता चलेगा? नफीसा आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कोई वॉइस मैसेज भेज देना तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। इधर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सुफियान कुछ पूछना चाह रहा था। ओके सर। सर मैंने बस यही कहना था